2 कूलम बोलेंगे, एक समोसा का दाम 5 रुपए, 2 समोसा का 2 से गुना, 3 समोसा का 3 से गुना, 4 समोसा का 4 से गुना, 4 लाख समोसा का 4 लाख से गुना। 2 को विद्युत दूर बोले, 10 को बोले, 50 को बोले, n को बोले, फ्लक्स का मान 0 होगा। लेकिन ये सवाल ना तो ये पूछ रहा था, ना तो ये पूछ रहा था, ना तो ये तो फ्री में मिला। अब कंसेप्ट पर आते हैं। बोले कि सर दिमाग का दही हो गया और पता नहीं अब क्या क्या बता दिया, हमको कुछ समझ में नहीं है। बट व्हाट इज द समरी ऑफ दिस स्टोरी? तो हमारे प्यारे से छोटे भाई बहन लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस ऑब्जेक्टिव के सीरीज में। आप लोग बहुत अच्छा से ऑब्जेक्टिव किए होंगे, तो जो लोग भी पीछे का वीडियो देखे होंगे यार, तसब्बुर से कसम से इतना ज्यादा आप लोगों को उसमें कंसेप्ट सिखाया है ना, कैसे एक टाइप का ऑब्जेक्टिव से 4, 5, 7, 8 तरीका से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। यदि आप लोग इस तरीका से सीखे होंगे तो आप लोग कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, आप लोगों के लिए ऐसे मसल के रख देंगे। का है पावर एजे से स्टार्ट हो रहा है, एजे खत्म। तो आइए यहां पर देख लीजिए कि कंसेप्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिए तो देखिए यहां पर कि हम लोग कैसे इस चीज को हम लोग गहराई से हम लोग सीखेंगे। बोलिए सवाल बोल रहा है कि 8 कूलम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। हम आपको ये 2 तरीका से बताएंगे। पहला हम आपको तरीका बताते हैं कि इसका क्या सिंपल सा तरीका है। पहले आप लोगों से बोला क्या गया कि बताइए 8 कूलम में, आपसे सवाल क्या बोला गया कि बताइए 8 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन की क्या पूछा गया है? संख्या पूछा गया है। बोले ठीक है। तो बोले कि सर कितना भी कूलम का निकाल देंगे, कब? जब आपको 1 कूलम में पता होगा। और 1 कूलम में जानते कितना होता है? 6.25 गुना 10 का पावर कितना होता है? 18 इलेक्ट्रॉन। और 2 कूलम बोलेंगे, एक समोसा का दाम 5 रुपए, 2 समोसा का 2 से गुना, 3 समोसा का 3 से गुना, 4 समोसा का 4 से गुना, 4 लाख समोसा का 4 लाख से गुना। तो बोलेंगे 1 कूलम का निकाल दिए, 2 कूलम बोलते 2 से गुना, और 8 कूलम को बोल रहे हैं तो 8 से गुना करेंगे। 6.25 गुना 10 का पावर 18 और गुना कितना करेंगे हम लोग? 8। तो जैसे यहां पर आप लोग गुना कर लीजिएगा, 1 कूलम में इतना, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। इस प्रकार से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग का आंसर आएगा 0 0 और यहां पर हो जाएगा आप लोगों का 5। ओके, तो यहां पर हो जाएगा इस प्रकार से। तो जैसे ही हम लोग गुना किए, जब इसका हम लोग इससे गुना किए तो इस प्रकार से हम लोग का अंक आया। लेकिन ये कितने अंक के बाद दशमलव था? 2 अंक के बाद दशमलव डाल दिए। गुना कितना हो गया? 10 का पावर हम लोग का 18। लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, कभी भी दशमलव यदि यहां पर है तो हमेशा दशमलव पिक्चर का हीरो है। वो बोलता है कि भैया हम 1 अंक के बाद जाएंगे, ये हमारा प्रवृत्ति है, हमेशा 1 अंक के बाद रहना चाहेंगे, लेकिन वो भी अंक हमको 0 नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है। तो फांज किस साइड जाएगा? दाहिने साइड जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, दाहिने साइड जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा माइनस में बढ़ेगा, और बाएं साइड जाएगा तो प्लस में। तो किस साइड जा रहा है? बाएं साइड, यानी 5.00। आप 0 नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं। और किस साइड गया? बाएं साइड। कितना गया? 1 गया तो 1 बढ़ा, 2 बढ़ जाता तो 2 बढ़ता प्लस में। तो 18 था, 1 कितना हो गया? 19। तो इतना इलेक्ट्रॉन आंसर हो चुका है। ये तो हम लोग का कंसेप्ट था, और कंसेप्ट आप लोग सीख चुके हैं तो यही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपको फॉर्मूला, आपसे बोला गया है 8 कूलम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। आपको दूसरा तरीका देखिए, 8 कूलम में क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी आपसे n का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। और 8 कूलम, बताइए कूलम से क्या पहचान में आता है? Q, यानी Q देकर n पूछ रहा है। अब दिमाग लगाएंगे, सर कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जिसमें Q और n? हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग खुद ढूंढिए, आपको पता होगा। Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस n ही होता है। बोलो ठीक है सर। अब ये बताइए कि हमको निकालना क्या है? n। तो ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी Q बटा में e, तो हम लोग n निकल जाएगा। बोले हाँ सर। अब ये बताइए कि Q का वैल्यू हो है कितना? तो 8 है सर। और बताइए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? होता है, ये याद रखना पड़ता है, 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19। और बचपन से सीखे दशमलव के बाद कितना अंक? 1। तो ऊपर का होगा 0, 1। तो 16 से कितना बार में? 5 बार में, यानी 5, और नीचे माइनस 19, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 19। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यानी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गया कितना? 5 गुना 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन। समझे? तो यही हो गया। यानी इस प्रकार से आप दोनों तरीके से देखिए यार, आंसर तो हम लोगों का सही आ रहा है। आप चाहे तो कंसेप्ट सीखिए, आप चाहे तो फॉर्मूला सीखिए, लेकिन दोनों आसान है और दोनों मक्खन मलाई है। जब हम लोग आप लोगों को दशहरा के पहला दिन, यानी लगभग 18 या 19 तारीख से दशहरा जब स्टार्ट हो रहा है, तो उस दिन से आप लोगों को फ्री क्रैश कोर्स आप लोगों को दिया जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो भी टफेस्ट चीज है ना, उसको आपको क्रैश कोर्स के रूप में दिया जाएगा, और इतना अच्छा से आप लोगों को समझाया जाएगा दोस्त कि आप लोगों के लिए 80% लाना आम बात हो जाएगा, बस उसी क्रैश कोर्स को 3 महीने से पढ़ने पर। सच में ये हम पूरा भरोसा है अपने आप पर। देखिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं उस पर हम लोग गौर फरमाएंगे।
उसके बाद आप लोगों को सवाल बोल रहा है कि वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा। देखिए गॉस प्रमेय कह के गए, गॉस नामक वैज्ञानिक ने बोला, ये बोला था कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर, ये बंद पृष्ठ के लिए ही नियम दिए थे। बोले कि ठीक है, आज के बाद यदि ये कंसेप्ट सीख लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो किसी भी पृष्ठ से बाहर कितना फ्लक्स निकलेगा ये डिसाइड करता है अंदर कितना आवेश है। अब मान लीजिए इसके अंदर Q आवेश है, तो हम बोले कि फ्लक्स कितना होगा, तो ये गॉस प्रमेय कहते हैं कुल आवेश को लिखना है और उसके बाद 1/ε0 से गुना करना है। तो कुल आवेश कितना हुआ 1 1 2, तो 2 2 4 4 Q गुना 1/ε0 हो गया 4Q बटा में क्या एप्सिलॉन बन गया। वही यदि यहां पर आप लोग गौर फरमाएंगे तो आप लोग गौर कीजिएगा कि मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन दे दिए कि यहां पर Q है, यहां पर आप लोगों का यहां पर दे दिया -Q -2Q -4Q। अब यहां पर आवेश दे दिया। अब बोला कि फ्लक्स कितना होगा, तो जोड़िए, तो 2Q प्लस में है और माइनस में, तो -4 और -1 -5 घटेगा तो कितना हो जाएगा -3Q। यानी हम लोग का टोटल जो फ्लक्स हुआ कितना हुआ -3Q गुना क्या हो गया 1/ε। यानी कुल आवेश को जोड़ के यहाँ पर लिखना है और उसको 1/ε से गुना करना है। तो बताइए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -3Q बटा में एप्सिलॉन टेंसर। लेकिन हम बोले कि यहां पर है इस प्रकार से एक -Q और एक क्या है हम लोग का +Q। तो हम बोलेंगे फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग कुल आवेश को हम लोग जोड़ेंगे। बताइए यहाँ पर -Q और यहाँ पर +Q दोनों बात को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो गया 0, और 0 को 1/ε से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0। यानी विद्युत द्विध्रुव के चलते पूछा तो हम लोग का फ्लक्स 0 है क्योंकि आवेश का मान 0 है। अच्छा मान लीजिए आपसे एक और पूछ दे कि 2 को विद्युत द्विध्रुव होगा तो 2 को -Q 2 को +Q तो भी तो हम लोग का 0 होगा। और मान लीजिए 3 को होगा तो 3 को -Q 3 को +Q तो भी तो 0 होगा। 4 को होगा तो 4 को -Q 4 को +Q तो भी तो 0 होगा। और n विद्युत द्विध्रुव है तो n को -Q और n को +Q तो भी तो 0 होगा। यानी हम लोग को जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा 0 होगा। यही तो बात है। बोले कि अच्छा समझ गए। यानी यदि एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव बोले, 2 को विद्युत द्विध्रुव बोले, 10 को बोले, 50 को बोले, n को बोले, फ्लक्स का मान 0 होगा। लेकिन ये सवाल ना तो ये पूछ रहा था ना तो ये पूछ रहा था ना तो ये तो फ्री में मिला। अब कंसेप्ट पर आते हैं कि एक बंद पृष्ठ के अंदर इकाई धनावेश हो यानी एक धनावेश हो तो बताइए फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स के लिए हम लोग कुल आवेश को लिखेंगे कितना है 1, क्योंकि सवाल ही बोला गया है। उसको हम लोग किससे गॉस प्रमेय के अनुसार किससे गुना करेंगे 1/ε0। तो 1 में क्या हो जाएगा आंसर एप्सिलॉन। ये तो अच्छा बात नहीं है, ये तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन का इनवर्स। सही जवाब होगा क्या एप्सिलॉन का इनवर्स। सही जवाब क्या होगा एप्सिलॉन का इनवर्स। यही तो सब जवाब है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या एप्सिलॉन का इनवर्स। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि आवेश का परमाणुकरण दर्शाता है। तो देखिए दोस्त आवेश का परमाणुकरण कहने का मतलब क्या कि यदि एक पदार्थ है कि यह पदार्थ है, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे से आदान प्रदान होगा। भले इसमें से निकलेगा लेकिन इस पे तो जाएगा। तो हम कहने का मतलब किसी पदार्थ पर 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, n इलेक्ट्रॉन जा सकता है, कभी आधा टुकड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। यानी जब भी जाएगा इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा पूर्ण संख्या में ही जाएगा। कभी भी वो हम लोगों का कभी भी अंश के रूप में नहीं जाता है, कभी भी हम लोग का अंश के रूप में नहीं जाएगा। यानी जो एक अंश है, अंश मतलब क्या भिन्न, अंश मतलब क्या भिन्न, वो संभव क्या है नहीं होता है। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जो आवेश जाता है हमेशा पूर्ण संख्या में 1 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 10 लेकिन कभी आधा टुकी नहीं। यानी भिन्न नहीं होता है। यानी ना तो अंश होता है और ना ही भिन्न। अंश को ही हम लोग क्या बोलते हैं भिन्न। यानी हम लोग का सही जवाब आंसर नंबर क्या हो जाएगा ए। क्या थोड़ा रफ्तार में है? क्या आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ में आया? ऑब्जेक्टिव में हमने क्या क्या सीखा? आपको यदि कभी भी समझ में ना आए ना तो हम आपको एक बताते हैं क्या ट्रिक है। पहला एक क्वेश्चन को अच्छा से कीजिए, उसको कॉपी पर लिखिए। इसीलिए तो हम हर एक वीडियो में हमको लगता है कि 5 क्वेश्चन करा रहे होंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन को अच्छा से समझा रहे होंगे। आपको क्या करना है 50 को वीडियो नहीं देखना है, एक वीडियो को 10 बार देखना है। ब्रूस ली का क्या फेमस डायलॉग है, हम उस इंसान से नहीं डरते जो हजार किक का प्रैक्टिस किया हो, हम उस इंसान से डरते हैं जो एक किक का प्रैक्टिस 1000 बार की हो। आपको 50 किताब नहीं पढ़ना है, आपको एक किताब 50 बार पढ़ना है और महारत हासिल कर लेंगे। परीक्षा के समय आप लोग कितना याद किया ये मैटर करता है ना। आप कितना परीक्षा के समय आप कितना किताब पढ़े, कितना ज्ञान बांटे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको परीक्षा के दिन कितना याद है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है? आपको बताया कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखा यदि पास पास में होती है तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा प्रबल की ओर संकेत करती है, यानी प्रबल है। यदि दूर दूर हो गया तो इसका मतलब ये दुर्बल है, यानी इसका ताकत शक्ति का भी जानकारी होता है। पास है तो शक्ति ज्यादा है, दूर है तो शक्ति कम। दिशा, यदि हम लोग प्लस रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा, यानी प्लस रखे हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा, माइनस रखे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में। यानी दिशा तो पता चलता ही है, साथ साथ में आवेश का प्रकृति का भी पता चल गया कि प्लस है कि माइनस। यानी इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। ये भी सवाल कमाल का था, लेकिन अब आप बटोरे तब ना, बटोर लीजिएगा। देखिए बोल रहा है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। जिसके भी नाम के आगे प्रति लगे, एकांक लगे, इकाई लगे, वो कहां रहता है? बटा में। तो आवेश को हम लोग नीचे रखे। लगने वाला बल, अब बल कहां हो गया? ऊपर। यानी जो भी नाम के आगे एकांक लगता है, इकाई, उसको नीचे रखते हैं, जो बच गया उसको ऊपर रखेंगे। और आप लोग हीरे जैसे लोग हैं और कोई कोई सोना चांदी भी है, मिलाइए तो ऊपर क्या होता है? बल, और नीचे क्या होता है? आवेश। आप लोग बताइए किसका फॉर्मूला है? ई बराबर एफ बटा में क्यू। यानी ये हम लोगों का किसका है? विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यही तो फॉर्मूला है। इसके बारे में तो पूरा कुल खानदान के बारे में बताएं। ये तो छोटा सा पिक्चर है, सॉरी छोटा सा टेलर है। पिक्चर तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला बोल रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने के लिए किसने नियम दिए? देखिए जो कुलम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया दो, कितने? दो नंबर, ये भी आपको याद ही करा दे रहा है। देखिए दो स्थिर आवेश, भैया कूलम का नियम तबे लागू होता है जब ये दोनों आवेश स्थिर हो। गतिमान हो गया, कूलम का नियम फेल हो गया। दो कैसा आवेश होना चाहिए? स्थिर आवेश। और उसके बाद कैसा होना चाहिए? बिंदु आवेश। बोले कि बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? कि इतना बड़ा आवेश है, ये दूरी है, तो ये बिंदु आवेश नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच की दूरी की तुलना में इसका आकार बड़ा हो गया। बिंदु आवेश तब मानेंगे जब उसके बीच की दूरी की तुलना में उसका आकार कैसा होगा? छोटा होगा। यानी क्या बोले? दो स्थिर एवं बिंदु आवेश के बीच जो लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेश, पहला और दूसरा, दोनों आवेश के गुणनफल, और सीधा है तो समानुपाती, और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। नीचे है तो व्यतक्रमानुपाती, सीधा है तो समानुपाती होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कूलम का नियम। क्या आपको लगता है कि एक बार बताएं हैं? अरे यार देखिए क्वेश्चन बैंक का पहला वीडियो, उसमें क्या समानुपाती और व्यतक्रमानुपाती के बारे में कंसेप्ट सीखा है। यदि वो चीज देख लेंगे ना तो कभी भी समानुपाती और व्यतक्रमानुपाती से डर खत्म हो जाएगा। हर चीज किया गया है, लेकिन आप लोग खोजिए तो सही। ढूंढने से तो भगवान मिलते हैं, हम आप तो इंसान हैं। चलिए देखिए अगला सवाल पर आते हैं। ये सब आप लोगों का क्वेश्चन बैंक का ही बातें चल रही है, तो इसलिए आप लोग गौर फरमाएंगे सब क्वेश्चन पर। बोल रहे हैं दो आवेशों के बीच विद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात किस रूप में होता है? इस क्वेश्चन में थोड़ा बात मिस है कि ये दो आवेश किसके बारे में बोला गया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होगा एक प्रोटॉन तो मामला अलग हो जाएगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन हो तो मामला अलग हो जाएगा। लेकिन जब ना बोले तो किसके बारे में आपको समझना है? कि दोनों एक ही जैसा है। जब अलग अलग होता है तो बोल ही देता कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। जब अलग अलग नहीं है तो समझिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन है। बोले कि सर बोलना चाहिए था ना, हम गलती से माफ किया जाए। आइए हम आपको पूरा एकदम उसका पूरा चिट्ठा खोल देते हैं। देखिए पहला हम केस बताते हैं कि यदि दोनों के बीच में हम लोग का इलेक्ट्रॉन हो, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन हो, ये भी इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन। और केस टू कि हो सकता है एक हम लोग का इलेक्ट्रॉन हो और हो सकता है एक हम लोग का क्या हो? प्रोटॉन हो। बोले कि ठीक है। बीच का दूरी हम लोग का आर है। बोले ठीक है। अब बोले कि यहां पर क्या होगा? आप गौर फरमाइएगा यहां पर क्या होने वाला है मेरे भाई, समझिएगा एकदम बढ़िया से और लॉजिक के साथ। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल यदि हम लोग बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल तो होता है हम लोग का G(m1m2) बटा में क्या? r²। ये आप लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़े हैं। तो चूंकि यहाँ पर m1m2 नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम यहाँ पर m ही लिखेंगे। यहाँ पर प्रोटॉन है तो क्या लिखेंगे? mp लिखेंगे। दूरी का r हो गया, कोई बात नहीं। अब उसके बाद हम लोग ऐसे ही हम लोग क्या निकालते हैं? कूलम बल। तो कूलम बल के लिए होता है k q1 q2 बटा में r, k1 q1 q2 बटा में r²। तो q1 q2 थोड़ी ना, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी भैया हम लोग का, ओहो यहाँ पर आप लोग का प्रोटॉन नहीं, यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन ही है। बोले ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन है। अब बीच की दूरी कितना हो गया? बीच की दूरी कितना हो गया दोस्त? r²। बोले ठीक है। उसके बाद हम लोग यदि इसका अनुपात निकालना चाहेंगे, Fg और Fe का अनुपात निकालना चाहेंगे, तो क्या होगा ना कि ये r² से r² खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा G me mp और नीचे बच जाएगा k e e ऐसे। तो पता है me का जो वैल्यू कितना होता है? me जो होता है जो आप लोग का मास इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है me होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.10 गुना 10 का पावर कितना? -31 होता है। ठीक है।
और जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर रखेंगे और जो जी का वैल्यू होता है, जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 गुना 10 का पावर माइनस 11 और के का वैल्यू कितना होता है 9 गुना 10 का पावर 9। ठीक है, तो ये सबका वैल्यू जब रखेंगे और गुना भागा करेंगे तो 10 का पावर माइनस में 42 आएगा। लेकिन एक बात है, कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर रहे तो ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है, तो ऐसा होता है। लेकिन क्या हो, काश ऐसा होता कि एफ ई ऊपर होता और एफ जी नीचे होता तो ये -42 नहीं होता, 10 का पावर प्लस 42। ये भागा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी एफ ई यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर 42 गुना क्या हो जाएगा एफ जी। यानी कुल मिला जुला के बात ये बताना चाहते हैं कि हम लोग का जो कूलम बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है 10 का पावर 42 गुना है। तो इस तरीके से आप लोग कंसेप्ट भी निकाल सकते हैं। यानी हो सकता है आप लोग का दो बातें इस तरीके से आपको निकल सकता है कि ऊपर हम लोग का गुरुत्वाकर्षण बल और नीचे कूलम बल तो 10 का पावर -42, और हो सकता है कि ऊपर हम लोग का क्या है, ऊपर हम लोग का कूलम बल और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल तो कितना हो जाएगा 10 का पावर प्लस 42। तो ये पहला केस था जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन था। लेकिन हम आपको दूसरा केस बताते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन हो। तो भैया कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सुनिएगा। तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के लिए एफ जी के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी m1 m2, यहां पर हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन थे इसलिए हमने एम ही लिखा, लेकिन यहां पर भैया इलेक्ट्रॉन और कौन है प्रोटॉन। और गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे तो हम लोग का क्या होगा, यहां पर एफ क्या लिखे ई, चलिए डन। यहां पर हो जाएगा के, यहां पर हो जाएगा आप लोगों का एम ई, यहां पर हो जाएगा एम पी और क्या हो जाएगा नीचे ओहो 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 इलेक्ट्रॉन पर आवेश और यहाँ पर हो जाएगा प्रोटॉन पर आवेश और नीचे हो जाएगा बीच का दूरी। जब इसका हम लोग अनुपात निकालेंगे एफ जी बटा में एफ ही करके अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ना कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा जी एम ई एम पी बटा में और नीचे क्या बच जाएगा के ई। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश दोनों पर सेम होता है तो हम लोग दोनों की जगह पर ई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जी का वैल्यू कहाँ रखेंगे, उतना रखेंगे। एम ई धरती थी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना रखेंगे, इतना रखेंगे। लेकिन हाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा कितना, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुना 10 का पावर -24 ग्राम। ठीक है, केजी में बोलेंगे तो 27 हो जाएगा, केजी बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 27 केजी। तो आप लोग उसको रखेंगे यहाँ पर और आप लोग के का वैल्यू जानते हैं, ये सब गुना भाग करेंगे ना तो यहाँ पर आएगा कितना 10 का पावर -39। लेकिन यदि ऊपर हम लोगों का कौन हो, ऊपर हम लोगों का कौन हो गुरुत्वाकर्षण बल और नीचे कौन हो हम लोगों का, ऊपर कूलम बल और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल, तो 10 का पावर कितना होगा 39। कहने का मतलब कि हमेशा ये भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी कूलम बल जो होता है वो हम लोग का गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना गुना होता है 10 का पावर 39 गुना। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना है 10 का पावर 42 गुना। लेकिन कब, जब दो इलेक्ट्रॉन होगा तो 10 का पावर 42 वाला होगा और एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा तो 10 का पावर 39 होगा। तो इतना सारा बात बताएं लेकिन आपको बोले कि सर दिमाग का दही हो गया और पता नहीं आप क्या क्या बता दिया, हमको कुछ समझ में नहीं है। बट व्हाट इज द समरी ऑफ दिस स्टोरी, इस समरी का क्या करेंगे बताइए। तो देखिए हमने बोला कि दो इलेक्ट्रॉन हो ना तो आपको याद क्या रखना है, इतना सारा माथा नहीं पगलाना है। आपको याद क्या करना है कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन बोलेगा और गुरुत्वाकर्षण बल और कूलम बल का अनुपात पूछेगा तो 10 का पावर -42 होगा। यानी कब, जब ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता है इसलिए माइनस में आता है, और यदि ऊपर कूलम बल और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात पूछेगा तो 10 का पावर 42। लेकिन कब, जब दोनों इलेक्ट्रॉन हो तब। लेकिन कभी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो और ऊपर हम लोगों का गुरुत्वाकर्षण बल पूछे यानी कमजोर वाला तो 10 का पावर -42, लेकिन ऊपर ताकतवर वाले यानी पूछे आप लोगों का कूलम बल और नीचे गुरुत्वाकर्षण हो जाए तो 10 का पावर 39। यही तो बात है, ये सिंपल हो चुका है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोलेगे ठीक है। तो यही तसब्बुर के साथ यदि आप लोग सीख लेते हैं ना तो आपका कंसेप्ट बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया था कि कौन सा है, इसलिए हम इस चीज को यहीं पर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 10 का पावर 42। ठीक है, क्योंकि पहले विद्युतीय बल यानी पहले कूलम बल के बारे में पूछा गया था और बाद में गुरुत्वाकर्षण बल, और यही पहले गुरुत्वाकर्षण बल और बाद में विद्युत बल देता तो 10 का पावर -42 होता। और हो सकता है कि यहाँ पर दो आवेश ना देकर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन देता तो हम लोग का आंसर होता 10 का पावर 39। और हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन देकर यहां पर आप लोग को पहले गुरुत्वाकर्षण बल बाद में विद्युत बल देता तो 10 का पावर -39 होता। यानी क्वेश्चन कैसे भी घुमाएंगे आप घूमने वाला नहीं है, इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो आप लोग जरूर टॉप करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।